गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। हम समास के बारे में पढ़ रहे थे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त, छोटा करना, और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो उनका लोप हो जाता है। समास के भेद हमने देखे थे। समास 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। इसमें से मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया, उसके 6 भेद को समझाया, कर्मधारय समास के बारे में बताया। आज हम जो पढ़ेंगे वो है द्वंद्व समास। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटे? समास। और आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में 3 पद होते हैं और तीनों पद ही जो है समान होते हैं, प्रधान होते हैं। तीनों जो पद होते हैं उनकी जो है उपयोगिता बराबर होती है। तो इसमें हम परिभाषा को देखते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान, 2 पद होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह से या उसके द्वारा जो है जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह आपको पता है, योजक चिन्ह किसे कहते हैं? और, अथवा, या, ये क्या होते हैं? योजक चिन्ह। इसके विग्रह करने पर और, या, अथवा, योजक चिन्ह है ये। और, या, अथवा, तथा, एवं आदि, तथा, एवं आदि होते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा एक बार फिर से देखें। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। इसके विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि होते हैं। तो विग्रह करने पे ये क्या है बेटे? समास विग्रह करने पे क्या होता है? योजक चिन्ह होते हैं। और योजक चिन्ह क्या है? या, अथवा, एवं, और। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो रात, दिन, तो इसमें योजक चिन्ह लग जाएगा और। रात और दिन।
जैसे शब्द है सीताराम, तो इसका हो जाएगा सीता और राम। इनमें क्या लगा बेटे, योजक चिन्ह लग गया बीच में और। इसी प्रकार हानि लाभ, तो इसका योजक चिन्ह होगा हानि या लाभ। क्या होगा, हानि या लाभ। आना जाना, तो इसका योजक चिन्ह लगेगा आना या जाना। ऐसे ही देखें, माता पिता, तो माता और पिता, तो इनमें आप देखो योजक चिन्ह लगे हुए हैं। आयात और निर्यात, आयात तो इसका क्या होगा, आयात और निर्यात। इस तरह से हम देखते हैं कि द्वंद्व समास जो है बहुत ही सरल है। द्वंद्व समास की डेफिनेशन भी बहुत सरल है, परिभाषा भी। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब दोनों पद का हम समास विग्रह करते हैं तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है और योजक चिन्ह और अथवा या एवं आदि होते हैं। और देखो मैंने उसके उदाहरण भी आपको 5-6 उदाहरण दिए हैं, उसमें योजक चिन्ह लगे हुए हैं बीच में। रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम। इस प्रकार से हम देखें तो बहुत ही सरल है द्वंद्व समास। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत सरल है। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अथवा गणनाबोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है गणना प्रधान और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो अब हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास, इस समास में पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक। इस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है, अर्थात गणना बोधक होता है। और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में हमेशा ध्यान रखना, पहला पद कैसा होता है बेटे, संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि कितनी वस्तुओं का समूह है। इसमें क्या जाता है, मैं लिख देती हूँ इसमें
बहुधा यह जाना जाता है कि कितनी संख्या है, किसमें संख्या कितनी है। जैसे नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या होगा, 9 रत्नों का समूह। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे, 9 रत्नों का समूह। तो पहला पद क्या है बेटे, संख्यावाचक है, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह है, सात दिनों का समूह है। क्या हुआ, सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 7 दिनों का समूह है। तो इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। त्रिलोक, त्रिलोक का क्या होगा, 3 लोक जो होते हैं, त्रिलोक 3 लोकों का समूह है। क्या हुआ बेटे, त्रिलोक का 3 लोकों का समूह है। ऐसे ही त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है, त्रिभुज 3 भुजा का समूह है। एक और ऐसे ही देखो आप, सप्तऋषि, सप्तऋषि का क्या होगा बेटे, सप्तऋषि तो इसमें है 7 ऋषियों का समूह। सात ऋषियों का समूह है। तो इस तरह से हम देखें, मैंने आपको इसमें 5 उदाहरण बता दिए हैं। नवरत्न, ये 9 रत्नों का समूह है। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह है। त्रिलोक का मतलब 3 लोकों का समूह है। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह है। सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषियों का समूह है। इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक है और दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि इसमें संख्या जो है वो कितनी संख्याएं गिनी जाती है उसके अनुसार ही जो है द्विगु समास होता है। अब हम आगे जानकारी हासिल करेंगे, वो करेंगे हम अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास क्या है, अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। इस समास का पहला पद अव्यय होता
है। पहला पद क्या होता है बेटे? अव्यय। और उस अव्यय पद का रूप उस अव्ययी पद का रूप लिंग वचन कारक, जो पहला पद अव्ययी होता है ना, उसका जो रूप होता है लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। नहीं बदलता, हमेशा एक सा स्वरूप रहता है। कैसा रहता है? हमेशा स्वरूप उसका एक जैसा, सदैव एक सा स्वरूप रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। अब पहला पद प्रधान होता है और ये पद, पहला पद जो है अव्यय है और इसका स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है, लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथा समय, तो इसका होगा समय के अनुसार। क्या होगा? समय के अनुसार। प्रतिक्षण, तो इसका होगा हर क्षण। प्रतिक्षण का क्या होगा बेटे? हर क्षण। भरपेट, तो इसका होगा पेट भरकर। क्या होगा? पेट भरकर। ऐसे ही आजीवन, तो इसका होगा जीवन भर, हमेशा के लिए, है ना? आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, हर दिन। क्या होगा इसका? हर दिन। अब मैं इसमें आपको पहचानने की एकदम बहुत अच्छा तरीका, बहुत सरल तरीका बता देती हूँ अव्ययीभाव समास का। आप देखें, प्रत्येक शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। शक्ति के आगे यथा उपसर्ग है, समय के आगे यथा उपसर्ग है, क्षण के आगे प्रति उपसर्ग है, पेट के आगे भर उपसर्ग है, जीवन के आगे आ उपसर्ग है, दिन के आगे प्रति उपसर्ग है। तो देखो, अव्ययीभाव जो समास होता है ना, उसकी एक तो पहचान ये होती है कि उसमें जो उपसर्ग लगा होता है, और दूसरा इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, उसके हमेशा उसका लिंग वचन स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा रहता है। जैसे बेखबर, बे इसमें क्या है? खबर में उपसर्ग है, तो बिना खबर के। आमरण, मरण के आगे आ लगा है,
आमरण, मरण, मरण तक। आजन्म, जन्म के आगे आ लगा उपसर्ग, तो इसके जन्म से लेकर, आजन्म का क्या होगा, जन्म से लेकर। इस तरह से हम देखते हैं कि अव्ययभाव समास बहुत ही सरल है और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो है गृह कार्य देती हूँ। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, द्विगु समास, परिभाषा दीजिए या बताइए। और इसके भी हमें प्रश्न संख्या 3, किसे कहते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपका गृह कार्य है। पहला प्रश्न है द्वंद्व समास किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा बताकर इसके 5 उदाहरण बताने हैं। दूसरा प्रश्न है द्विगु समास की परिभाषा दीजिए और द्विगु समास के 4 उदाहरण लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करने हैं। तो उदाहरण में आप अपनी इच्छा से 4, 5, 7 जितने भी उदाहरण हैं आप आराम से दे सकते हैं। बहुत ही सरल है। और कल हम आखिरी समास बहुब्रीहि समास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कल हमारा समास का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बुक पढ़ेंगे। थैंक यू।